Jai Jinendra, welcome to this anniversary special session of Jain Ratna Sangh Forum of Professionals. और आज हमारे साथ हैं नीलेश भाई, नीलेश जी शाह। नीलेश जी शाह हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर 10th of May 2020 में एड्रेस किए थे, एंड उस समय भी आई थिंक वी वर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ truth, knowledge, aparigraha, karma, and we come again here on the first anniversary special to see that how the world has changed, दुनिया के अंदर क्या चेंज हुआ है और हम लोगों के लिए I think what are the new lessons which we are able to see. हमारी सोसाइटी के एथिक्स, महाव्रत, अणुव्रत जिसको हम कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म और अपरिग्रह, whether it is not to kill, not to lie, not to steal, not to hoard, and not to act in wrong way, ये हमारे सोसाइटी के बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक वोज हैं. And aparigraha is the second most pillar, which is after ahimsa, which is seen as most important. Aparigraha is freedom from greed, possessiveness, and literal meaning aparigraha का है apari और graha. Graha means reach for, accept, seek और इच्छा होना, crave करना. Pari means from all the sides, from all the areas, and means actually non. So it means combining all these three words generally mean that it should be you should be practicing non-acceptance, non-accumulation, and all of which when practiced together can help in developing an attitude of detachment, ahimsa, truth, violence, non-violence, and self-reliance. And in that part, मैं अभी I'd like to first invite Tatya Saab, हमारे president, who has been a mentor, a guide, and for Ratna Sangha Professional Forum. We have reached across spectrum, across geographies, and now I think when we complete 1 year anniversary special, Tatya Saab, over to you, and then I'll request Nilesh Bhai, I think, to brief us. Tatya Saab, I think just unmute करेंगे please. Unmute कर दीजिए please. Perfect. Thank you. जय जिनेंद्र, गुरु हस्ती दीक्षा शताब्दी वर्ष के समय में प्रोफेशनल फोरम द्वारा अपना कार्य स्टार्ट किया गया था. कहते साहब वापस म्यूट पे चले गए, आपको वापस अनम्यूट होना पड़ेगा प्लीज. ओके, आवाज आ रही? थैंक यू, थैंक यू. वर्ष 2020 के 10 मई को रत्न संघ के अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के प्रोफेशनल फोरम द्वारा अपना कार्य शुरू किया गया था और आज उसको 1 वर्ष का समय हो रहा है. 12 वेबिनार हो चुके हैं. आज इस प्रोफेशनल फोरम के बारे में कुछ जानकारी देना इसलिए आवश्यक हो गया है कि कुछ समय से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रोफेशनल फॉर्म का अर्थ जो है वो ये लगाया जा रहा है कि सब जो व्यक्ति किसी प्रोफेशन में है, और प्रोफेशन डिफाइंड है जिस प्रकार का शुरू में हुआ करता था, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट्स. उसके बाद में एंट्री हुई MBA और CA, उसके साथ में थे. उस समय में ये धारणा रह गई थी और इस कारण से इसमें एक विजन का फर्क आ गया था. जैसे प्रोफेशनल पर्संस के लिए है, और इस कारण से, इस क्रांति के कारण से आज प्रोफेशनल की हमें डेफिनेशन को एक बार वापस देख लेना चाहिए.
Sir, please unmute. Please, sir, please unmute. सत्या साहब थोड़ा सा unmute करना पड़ेगा. ये मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है सब कुछ. There may be something wrong because my mouse is away from me. Anyway, आज इस समय में हमें एक प्रोफेशनल जो है उसकी डेफिनेशन को वापस एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए. यहाँ प्रोफेशनल्स के अलावा अन्य श्रावक भी हैं, अन्य संघ के अन्य संप्रदाय के लोगों को भी हमने अच्छी तरह से इनवाइट किया है. हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं जो धर्म पर आधारित हो, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये है. ये मैं इसका फॉर्म का नाम प्रोफेशनल फॉर्म जरूर है. इसका तात्पर्य नहीं है कि सीमित प्रोफेशनल्स के लिए ही है, और प्रोफेसर के लिए सीमित हो भी नहीं सकता है. इसलिए हमें इसकी डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ए वे ऑफ डूइंग अ जॉब दैट शोज ग्रेट स्किल एंड एक्सपीरियंस. अत्यधिक निपुणता एवं अनुभव की अपेक्षा वाला काम करने का ढंग, व्यवसायिक गुण, व्यवसायिकता, ये इसकी डेफिनेशन. और यही कारण है कई बार हमारे यहाँ पे क्रांति के कारण से व्यापारी वर्ग बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि सर ये प्रोफेशनल्स है, हम व्यापारी हैं. जबकि प्रोफेशनलिज्म ए वे ऑफ वर्किंग है, किसी से संबंधित नहीं है. अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें अत्यधिक पूर्णता रखते हैं, उसमें अनुभव रखते हैं, और उससे आपको जो अपेक्षित रिजल्ट मिलते हैं उसको प्राप्त करने की क्षमता के लिए आप व्यवसायिक गुण से कार्य करते हैं, तो वो तमाम कार्य आपके प्रोफेशनल वर्क है. एक जमाना जैसे मैंने बताया था, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये लोकबागी प्रोफेसर, एडवोकेट्स, ये लोकबागी प्रोफेसर होते थे. लेकिन आज के समय में प्रोफेशनल का स्कोप और उसकी लिमिट और उसकी लिस्ट बनाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है. आज सेक्टर्स इतने बढ़ गए हैं, आईटी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर के सब सेक्टर्स, इन सब तमाम जो नॉन प्रोफेशनल फॉर्म्स को छोड़ दीजिए. अब मैं कहता हूँ बिजनेस. क्या कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हो? क्या कोई इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जिसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हो? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो सकता है जिसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हो और उसके बाद में भी वो ग्रोथ कर सके और आगे बढ़ सके? इसलिए इस भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है. इसलिए मैंने एक संदेश भिजवाया था कि प्रोफेशनलिज्म का मीनिंग में आपको सबको जुड़ना है. न सिर्फ इतना बल्कि धार्मिक संघ भी जो कार्य करता है वो निपुणता से कार्य करता है. अगर मान लीजिए अगर वो किसी चतुर्मास का व्यवहार का करता है, एक मैनेजमेंट करता है, दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ प्रोफेशनल. हमें एक हेजिटेशन हो जाता है, हम प्रोफेशनल कहेंगे तो हमें पढ़े लिखे और उन लोगों से मान लेंगे जो धर्म में नहीं जुड़े हुए हैं. इस भ्रांतियों को दूर करें, मगर हमारा जो है संदेश, जो धर्म का संदेश है, जो प्रचार है, जो भगवान महावीर प्रचार के कारण से मिल रहे, जैन धर्म के प्रचारक रहे हैं, उन भगवान महावीर का संदेश, जैन धर्म का संदेश हम आगे तक नहीं पहुंचा सकेंगे. इसलिए एक अत्यंत आवश्यक चीज है कि जिन व्यवसायों को ये पता है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी जानकारी है कि जैन धर्म में ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं है जहां पर जैन धर्मवासियों के द्वारा एक प्रभुत्व नहीं बनाए गए हो, उन्होंने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गए. इस प्रकार के सारे व्यवसाय में, सारे सेक्टर्स में, सभी एम्प्लॉयमेंट में, सब जगह पे उच्चतम स्तर पर हमारे पहुंचने वाले जैन पर्सन जो पहुंचे हैं, उनके साथ में अगर संस्कार नहीं होते तो आज ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाती. इन सब को देखते हुए आप देखिए, मैं एक मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अभी तक जो वेबिनार श्री शेखर जी भंडारी द्वारा अपने व्यक्तिगत संपर्क से जिस प्रकार से सुचारू रूप से किए हैं, व्यक्तिगत रूप से जिन फैकल्टीज से संपर्क किए और उनके संबंध, ये एक प्रोफेशनल के संबंध प्रोफेशनल्स के साथ जिस प्रकार के हैं, उसका ही रिजल्ट है कि आज हमारे पास में यूनिवर्सिटीज के 2 फैकल्टी, डॉक्टर प्रियदर्शना जैन, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेनोलॉजी, डॉक्टर शैलेंद्र राज मेहता, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर MICA मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आए हैं. ब्यूरोक्रेट्स में से डॉक्टर महावीर गोरेचा, हेल्थ एंड सोशल पॉलिसी एक्सपर्ट आए हैं जो नीति आयोग से जुड़े हुए हैं. इंडस्ट्रीज में FR सिंह भी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संसार इंजीनियरिंग आए हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से आए हैं. मैनेजमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट से श्री नीलेश जी शाह और श्री नवनीत जी मुनोत आए हैं. जुडिशियल से डॉक्टर विनीत कोठारी, एडवोकेट से श्री PS सुराना, विनोद सुराना आए हैं. और वर्सेटाइल
पावर सेक्टर, बिल्डर, मैनेजमेंट एंड डेडिकेटेड रिलीजियस सर्विस देने वाले, और कोई हमारी जैन रत्न संघ के श्री मोहम्मद साहब मोनो यहाँ पर आए हैं। इन सब के साथ में सहयोग करने के लिए भी जो आए हैं, वो सभी व्यक्ति असिस्ट करने के लिए भी जो आए हैं, श्री आनंद शाह चोपड़ा, श्री बुद्धमल शाह बोहरा, श्री धनपत शाह सेठिया, श्री मंजू जी बोहरा, श्रीमती मंजू जी बोहरा, श्री मनीष जी मेहता और अन्य सभी लोग आए हैं। इन सब के द्वारा जिन विषयों पर विचार किया गया है, वह सारे के सारे विषय सिर्फ व्यवसायिक अर्थ संबंध लाभ से संबंधित नहीं होकर वो जैन फिलोसफी और मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसे था मार्केट, कोविड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के संबंध में था, मैटर रिलेटिंग टू द पर्सपेक्टिव्स था, और मॉरलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड डेक्स्ट्रिटी, राइटियस पाथ ऑफ सक्सेस, फ्रॉम सर्वाइवल टू रिवाइवल, tenets of justice, humanity, ethos and profession, Jainism as science and Vasudhaiv Kutumbam के साथ में इनमें इन चीजों को टच करते हुए सत्यवाद, संवेदना, समग्र जीवन यानी होलिस्टिक लिविंग, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, मैन वर्सेस नेचर, फैमिली वैल्यू, नैतिकता, प्रामाणिकता, निपुणता, ये सारे के सारे का संबंध सीधा हमारे व्यवसाय से जोड़ा गया और ये बताया गया किस प्रकार से हमें इनके बगैर हम हमारा व्यवसाय कर ही नहीं सकते, इनके बगैर हम प्रोफेशनल जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और इन वैल्यूज की रेस्पेक्ट करने वाले आपके सामने जो लिस्ट दी गई है, बार बार जो नाम रिपीट किए गए, आप वेबिनार के पुराने अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उनमें सबका इसका हवाला है। आज हमें इसी कारण से इस वेबिनार में और धर्म का प्रचार करना, क्योंकि एक काल में ये शुरू हुई थी, इस कारण से हमारे साथ में एक ये प्रश्न था कि किस प्रकार से हम इसको चलाएं, और ये वेबिनार इसका एक विकल्प निकला है। हम भविष्य में उम्मीद करेंगे कि हम जितना भी हम हमारे कार्यक्रम करें, हम संत सत्यो जी के सामने उनकी निष्ठा में, उनके आशीर्वाद से और उनसे इस संबंध में अपने तमाम व्यवसाय के बारे में धर्म क्या कहता है इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भविष्य का हमारा विचार रहेगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, इसी के साथ में मैं शेखर जी को एडोर करता हूं ताकि नीलेश जी साहब को, जिनको हम सुनने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं, उन सबको सुनने के लिए मैं आमंत्रित करूं। धन्यवाद। धन्यवाद तात्या साहब, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई इनवाइट Nilesh Bhai Shah. Nilesh is the managing director of Kotak Mahindra Asset Management Company Limited, member of Prime Minister Economy Advisory Council, a chartered accountant, cost accountant, and having more than 25 years of experience in understanding economy, understanding religion, and doing the business the way I think we all understand with the 5 ethos. Nilesh has been in leadership roles across. Nilesh Axis में रहे हैं, ICICI में रहे हैं, and Franklin Templeton में रहे हैं, and I have pleasure in inviting him as a friend, colleague, and a great professional. Nilesh bhai, over to you. Thank you, Shekhar. Jai Jinendra to everyone. इस संस्था को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं, एंड मैं इसके पहले प्रवचन में भी था और आज भी हूँ। उस समय हमने जो बात की थी वह जैन धर्म और मार्केट या इक्विटी या इन्वेस्टमेंट, उसमें किस तरह से कॉमनैलिटी है। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स और धर्म। एक सवाल हमेशा उठता है कि हमारे धर्म में हमें कहा गया है कि संसार असार है, पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, पैसा ही परमेश्वर नहीं है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात क्यों करें। आई थिंक हमारे धर्म में सांसारिक जीवन और साधु जीवन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। कुछ इसी तरह अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है जहाँ पे पढ़ाई होती है, फिर गृहस्थ आश्रम है जहाँ पे आप परिवार बढ़ाते हैं,
फिर वानप्रस्थ आश्रम है जहाँ पे आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और फिर संन्यास्त आश्रम है जहाँ पे आप अपना कल्याण करते हैं। हमारे वहां पे भी सांसारिक जीवन और साधु जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं। कोविड-19 ने हमें ये दिखा दिया है कि आप इंडिविजुअली चाहे कितने भी अमीर हो, लेकिन जब संकट आता है तब आपको एक कम्युनिटी की जरूरत होती है। कहीं वो कम्युनिटी आपके नेबर्स है, कहीं ऑफिस के कलीग है, कहीं पे आपके कुटुंबीजन है, कहीं पे आपकी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर जैनों के अस्पताल होते, जैनों के डॉक्टर होते, तो शायद कोविड-19 में जितना प्रॉब्लम हम लोगों को सहन करना पड़ा उतना नहीं करना पड़ता। हमारी अस्पताल में हमें प्रायोरिटी पे एडमिशन मिलता, हम अपने डॉक्टर्स को लिवरेज कर पाते प्रायोरिटी ट्रीटमेंट के लिए। एंड हॉस्पिटल और डॉक्टर सब जाति के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं, पर जब संकट की घड़ी हो तो हमारी अगर खुद की हॉस्पिटल है तो उतना प्रेफरेंस हम ले पाएंगे। अगर आपको अस्पताल भी नहीं चाहिए था और सिंपल चीजें लाइक ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए था, तो उसमें भी हमने देखा कि कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट काफी अच्छा था। अगर एक फैमिली में 4-5 लोग एक साथ बीमार हो गए तो जो कम्युनिटी के लोग थे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे। अब ये सारी एक्टिविटी चलाने के लिए पैसा लगता है, एंड इसीलिए पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है। आज दुनिया में 2 कम्युनिटी है जिन्होंने पैसा बना के अपनी कम्युनिटी को सेफगार्ड कर दिया है। इंटरनेशनली जूस एक ऐसी कम्युनिटी है, और भारत में पारसी लोग एक ऐसी कम्युनिटी है। ये दोनों कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो फिर भी उन्होंने बिजनेस करके, निवेश करके, पैसा बना के अपनी कम्युनिटी को सेफगार्ड कर दिया है। हमारे धर्म में भी साधर्मिक भाव हमें सिखाया गया है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पैसा बनाए, सही तरीके से निवेश करें, और उस पैसे की बदौलत हम अपनी कम्युनिटी का और देश का भला करें। अगर हम ये कहें कि कोविड-19 तो 100 साल में एक बार हुआ, उसके लिए क्यों इतनी चिंता करें, तो अगेन दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। राणा प्रताप अकबर के सामने लड़ाई लड़ रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के सामने लड़े, बट उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए था वो कहां से आया? कहते हैं भामाशाह ने पैसा दिया तो राणा प्रताप अकबर के सामने लड़ पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर जाके डाका डाला और जो पैसा मिला तो वो भी अपनी जंग लड़ सके। अगेन अगर हम कोविड को नहीं देखें और सिर्फ आर्थिक सुरक्षा को देखें, देश की सुरक्षा को देखें, तो उसके लिए भी पैसा बनाना बहुत जरूरी है। नाउ इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में पैसा बनाने के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आपके पास एक और रीजन कहता हूं कि पैसा बनाना क्यों जरूरी है। परसों नाइकी कंपनी का एनुअल कॉल था, और उसके सीईओ ने स्टेटमेंट मारा कि हम तो चाइना की ब्रांड है और चाइना के लिए ही बने हैं। नाउ नाइकी प्रोबेबली दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में माल बेचती है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं भारत का ब्रांड हूं और भारत के लिए माल बनाता हूं,
बट उसे चाइना के लिए बोलना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, उससे नाइकी बाहर नहीं रह सकता। दूसरा, चाइना एक झूठ में बात करता है। अगर आपने चाइना के खिलाफ कुछ कह दिया, सही गलत डजंट मैटर, सारे चाइनीज एक साथ आपका बॉयकॉट कर देंगे। तीसरी चीज, आप चाइना को WTO में नहीं लेके जा सकते बिकॉज वो उस रूल से खेलता है जो WTO में चैलेंज ही नहीं हो सकते। वह आपके ऊपर ड्यूटी नहीं बढ़ाएगा कि आप उसे WTO में लेके जाओ, वो खाली अपने सिटीजन्स को बोल देगा कि आप नाइकी शूज लेना बंद कर दो। वो जाके नाइकी की शॉप के ऊपर रेड कर देंगे और बोलेंगे आपने ये कानून का वायोलेशन किया, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। अब ये टाइप के रूल्स को आप WTO में कभी चैलेंज नहीं कर सकते। सो फाइनली जो नाइकी ने किया वही सब कंपनी करती है, चाइनीज के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम तो चाइना के लिए ही है, चाइना का ही काम करेंगे, चाइना को जो गलती करनी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So whichever way you look at it, whether from dharma point of view, community point of view, protection point of view, it's important to make money. जो देश के लिए सही है वो अपने फैमिली के लिए सही है। गुजराती में एक कहावत है, नाणा वगरनो नाथियो अने नाणे नाथा लाल। जब पैसा नहीं है तो सब नाथियो नाथियो कह के बुलाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो वो सेठ नाथालाल बन जाता है, और इसीलिए निवेश करना बहुत जरूरी है। Now let me again raise the importance of investments from a different point of view. Today we are living in the world of disruption. आज से 25, 30, 40 साल पहले टेक्सटाइल्स कंपनी, इंडस्ट्रियल कंपनी, ये बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी होती थी। कैलिको सेंसेक्स में रहता था। फिर जमाना आया स्टील कंपनी का, इंडस्ट्रियल कंपनी का। अब जमाना आया है डिजिटल कंपनी का। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज कम्युनिटी, नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी में बहुत अच्छे लॉयर्स है, बहुत अच्छे CA है, बहुत अच्छे इंजीनियर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बट एवरेज देखा जाए तो बॉटम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रोबेबली सही तरीके से इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। नाउ ये जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन आ रहा है, उसमें जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में बैकग्राउंड है, उनको ज्यादा फायदा होगा, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। नाउ मैं अपना ट्रेडिंग काम का छोड़ के कैसे डिजिटल साइट पे चला जाऊं, वो एक अलग ही चीज है। बट एटलीस्ट ये तो पॉसिबल है कि मैं अपने सेविंग्स में से कुछ पैसा डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल स्टार्टअप में लगाऊं और उन कंपनीज का पार्टनर बन के बैठूं। अगर वो कंपनीज अच्छा करेगी तो अपने आप हमें फायदा होगा। सो whichever way you look at it, अपने पास ऑप्शन नहीं है बट टू डू राइट इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक मोर मनी so that we can do whatever we want to do for our family, for our community, for our country. In today's world, in last one and a half year, we have seen markets going up like crazy. In May 20, if you had asked me what will be target of Sensex or Nifty in May 21, trust me, I would have gone horribly wrong. मैं कभी एस्टिमेट नहीं कर पाता कि इंडेक्स 50,000 के ऊपर होगा और निफ्टी 15,000 के ऊपर होगी। मई 20 में वो अनुमान करना नामुमकिन था। Now we have seen one of the biggest bull run in our lifetime in the market. How many people have actually participated in? रिटेल इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग बहुत की, पैसा भी बनाया, but if they had invested rather than traded, they would have made more money. There are some people who have doubled their money, but they put only 5-10% of their portfolio, not 50-100% of their portfolio. So एक
अपनी आंख के सामने you know this kind of movement has happened and we have not been able to take advantage of it as much as possible as we should have. Now, how do we move forward? अगर आप देखें तो मार्केट में 2 आईपीओ आए थे जिन्होंने मार्केट की ऑर्बिट चेंज कर दी थी. एक था मारुति सुजुकी आईपीओ इन 2003. वो आईपीओ आया और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मार्केट में वापस आ गया. दूसरा था रिलायंस पावर जो फरवरी 2008 में टॉप पे आया और उसने मार्केट की टॉप बना दी. अब ये दोनों आईपीओ ने इन्वेस्टर्स की साइकी को इम्पैक्ट किया था. अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है. स्टार्टअप में से 2 आईपीओ या शायद और भी मार्केट को हिट करेंगे. एक है नाइका करके कंपनी का, दूसरा है जोमेटो का और तीसरा है पेटीएम का. सो एक्चुअली 3 आईपीओ आ रहे हैं, नाइका, जोमेटो एंड पेटीएम. नाउ ये तीनों कंपनी लॉस करती है. तीनों का मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा. इनका बिजनेस मॉडल नई इकोनॉमी के ऊपर है. कस्टमर्स को एक्वायर करो, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़े, लॉस करना पड़े, करो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उस कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से हुक कर लोगे और उनसे फिर प्रॉफिट बनाओगे. अब कितना सही होगा कितना गलत होगा भगवान को मालूम. बट अगर ये कंपनीज के आईपीओ पब्लिक मार्केट में आ जाते हैं और मारुति सुजुकी आईपीओ की तरह ये इन्वेस्टर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट की तेजी और चलती रहेगी. और अगर यही आईपीओ आने के बाद इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस रिलायंस पावर जैसा बन गया तो ऑब्वियसली मार्केट में गिरावट आएगी. मेरे हिसाब से आने वाले 6-12 महीनों में जो एक मटेरियल इम्पैक्ट होगी मार्केट की ऑर्बिट के ऊपर, वह ये कंपनीज की पोस्ट लिस्टिंग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट करेगा. हो सकता है ये मारुति सुजुकी आईपीओ की तरह मार्केट की ऑर्बिट ऊपर की तरफ बदल दे, या हो सकता है वो मार्केट की ऑर्बिट रिलायंस पावर आईपीओ की तरह नीचे की तरफ बदल दे. यह मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ, ऐसे अनुभव के साथ निवेश करना बहुत जरूरी है और लंबे समय के लिए निवेश करना उतना ही जरूरी है. अब जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप धर्म का आचरण करें, कुछ उसी तरह इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में धार्मिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फाइट हो रही है. अब वेस्टर्न वर्ल्ड में धर्म को उतना प्राधान्य नहीं है तो वो उसे एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के नाम से कहते हैं. बट उसी चीज को हम अपने वे ऑफ लाइफ में धार्मिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, वैदिक लाइफ के नाम से कहेंगे. आज तकरीबन 3000 फंड मैनेजमेंट कंपनीज ने ESG साइन किया है, UNPRI मैंडेट साइन किया है और मोर देन $100 ट्रिलियन असेट्स आर अंडर ESG इन्वेस्टमेंट्स. इसका एक मतलब छोटा सा अनुभव देखे तो ITC, कोल इंडिया, NTPC जैसी कंपनी धड़ल्ले से प्रॉफिट बनाती है, बड़ा अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन उनके स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कई साल से काफी अनसेटिस्फैक्टरी रहे हैं. और उसके सामने बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉफिट करती है, उनसे कम प्रॉफिट करती है, बट उनके स्टॉक प्राइस ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया. इसके पीछे मेन कारण ESG का है. ESG इन्वेस्टमेंट की तरह आप टोबैको कंपनीज में जो शस्त्र अस्त्र बनाती है, वो टाइप की कंपनीज में
जो पोल्यूशन करती है वो टाइप की कंपनीज में निवेश नहीं कर सकते, और इसलिए निवेशक को इन कंपनीज के शेयर्स को बेच रहे हैं, और ये कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद उनकी शेयर प्राइस नीचे जा रही है। सो जो अपना धर्म था वह आज वेस्टर्न वर्ल्ड ESG के नाम से रीपैकेज कर रहा है, और वही कंपनीज के शेयर परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो मेरे हिसाब से हम अगर अपने धर्म के अनुसार निवेश करें तो वह अच्छा रहेगा, अच्छी कंपनीज में निवेश करें तो वो भी अच्छा रहेगा, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से सही तरीके से निवेश करें, धार्मिक तरीके से निवेश करें, जिसे मॉडर्न वर्ल्ड में ESG कंप्लायंट कहा जाएगा, तब आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न बनेगा। नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग दैट कि नीलेश भाई तो फिर हम क्रिप्टो में निवेश करें क्या, वहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न बना है, वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत है, बट पैसा भी वैसे ही बनता है और जाता है। सो मैं यही कहूंगा कि क्रिप्टो में निवेश करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखिए। एक, आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वह सिक्योर्ड होना चाहिए। हमने टर्की में, ब्राजील में और US में ऐसे कई एग्जांपल्स देखे जहां पे प्लेटफॉर्म ही पैसा लेके भाग गया। अभी ब्राजील में किसी ने $3.6 बिलियन प्लेटफॉर्म में लूज किए, टर्की में $2 बिलियन सुना था। सो प्लीज ट्रांजैक्ट ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स जहां पे क्रिप्टो आपकी जेब में आए और सेफ रहे, ना कि वह प्लेटफॉर्म में ही रहे और फिर एक दिन प्लेटफॉर्म गुल हो जाए। दूसरा, जब आप क्रिप्टो को आपके पास रखते हैं तो इंश्योर करिए कि वो सेफ रहे। हार्ड ड्राइव क्रैश से, की गुम हो जाने से कई लोगों ने अपने क्रिप्टो खो दिए हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी है कि एक ऑस्ट्रेलियन बंदा है जो कहता है कि क्रिप्टो का मैं जनक हूं, ये क्रिप्टो मैंने खड़ी की है, बिटकॉइन, और वो खुद आज अपने कुछ 1 लाख बिटकॉइन के लिए 14 लोगों को सू कर रहा है, सिंह ये लोग ने मेरे बिटकॉइन ले लिए, मुझे दे नहीं रहे हैं। मतलब अगर इसका क्लेम सही है और वही बिटकॉइन का जनक है तो उसके पास से उसके ही बिटकॉइन कोई लोग लेके चले गए और उसे पता नहीं था। तो आप भी अपने बिटकॉइन को बहुत संभाल के रखिए। तीसरी चीज है, सिर्फ बिटकॉइन आज एक फैसिलिटी देता है कि लोग अपने पैसे एक देश से दूसरे देश में, एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में भेज सके। ऑब्वियसली इसका एडवांटेज अच्छे लोग भी लेंगे और बुरे लोग भी लेंगे, और ज्यादातर लोग बुरे होंगे कि वो अपने पैसों को, अपनी वेल्थ को रेगुलेटर की नजर से छुपा के इधर उधर कर पाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर कि क्रिप्टो में जो डिमांड है वो ऐसे लोगों से भी आ रही है। और फाइनली क्रिप्टो में आज भी अगर आप देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग बहुत है। जो टॉप 1%, टॉप 5%, टॉप 10% होल्डर है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ बिटकॉइंस या अदर क्रिप्टोस को ओन करते हैं। सो फाइनली मैं यही कहूंगा कि क्रिप्टो जैसे आइटम में निवेश करना है तो शौक से करिए, सारे प्रिकॉशन लीजिए और उतना ही पैसा लगाए जो अगर जीरो हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने क्रिप्टो के ऊपर बहुत अच्छी तरह कहा है, you should put only that money in crypto which you will be perfectly happy to use. It's a high risk, high return gamble. एक फाइनल पॉइंट कहना चाहूंगा कि हमारे वहां पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश करते हैं, बट ब्रॉड जैन समाज उतना अनलिस्टेड सेगमेंट में नहीं गया जितना उन्हें जाना चाहिए। कहीं पे ये पूरी सेक्टर has been dominated in the city of Bangalore, Chennai, Hyderabad, rather than city of Ahmedabad, Jaipur, Mumbai. It's not that we are not there, but we are not there as much as we should be there.
And the best way to participate that will be to encourage young Jain professionals to set up their startups and fund out of Jain community money. हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जैन्स के साधर्मिक भक्ति हमें विरासत में मिली है, तो क्यों ना हम उस साधर्मिक भाव को आगे ले जाके अपने बच्चों को एक कैपिटल उपलब्ध कराए, जिससे वो लोग स्टार्टअप की दुनिया में जा सके और कुछ नया क्रिएट कर सके। मेरे हिसाब से अगर हम लोग स्टार्टअप दुनिया में निवेश करना चालू करें तो वह वेल्थ बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम होगा, और इससे न सिर्फ अपना भला होगा बट अपनी कम्युनिटी का भी भला होगा। So Shekhar bhai, I have tried to put disparate thoughts together, but I will like to spend more time on answering people's query. No, perfect, Nilesh bhai. And would you like to cover, I think, the aparigraha thoughts which you were trying to have, कि कई लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि जैनिज्म में कहा जाता है कि अपरिग्रह इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, एंड फिर भी दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप पैसा काफी कमाएं। इज देयर अ कोरिलेशन? क्या इसके अंदर, और व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाट इज द थॉट? शेखर भाई, जब आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तब आपको पैसा कमाना वो आपका धर्म है। जब आप साधु बन जाए तो ऑब्वियसली आप पैसा नहीं कमाएंगे, पैसों की चिंता नहीं करेंगे। एंड हर राणा प्रताप को एक भामाशाह की जरूरत पड़ेगी, हर शिवाजी महाराज को एक सूरत की जरूरत पड़ेगी। एंड जैनों के पास बिजनेस ब्लड में मिला है। सो बाकी कम्युनिटी पैसा बनाए नहीं बनाए, हमें भारत के लिए पैसा बना के तैयार रखना है कि आज इनकम टैक्स कलेक्शन में हमारी कम्युनिटी प्रोबेबली सबसे आगे होगी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। सो अपना तो एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए, मुझे पैसा कमाना है अपनी कम्युनिटी के लिए, मुझे पैसा कमाना है अपने देश के लिए। अगर हम पैसा कमाएंगे तो भारत देश का भी अच्छा होगा। So I understand कि खुद के लिए कमाना जरूरी नहीं है, it is more for the community and it is more for the country. और आप कमा के अगर उसको ढंग से यूज कर पाए is a better one rather than somebody else earning and not using it for the country. Absolutely. In fact, आपके ही एक प्रवचन में किसी ने दीपचंद गार्डी जी का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों में रोज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया था। Now that is the ideal example कि दीपचंद गार्डी जी ने ऑब्वियसली पहले पैसा बनाया और फिर वही पैसा डोनेट किया। तो क्या दीपचंद गार्डी जी अपरिग्रह पालन कर रहे थे? ऑफ कोर्स अपरिग्रह पालन किया था, तभी तो वो इस तरह पैसा डोनेट करता है। एंड एट द सेम टाइम डिड ही अर्न मनी by focusing on money? Answer is of course yes, otherwise वो donate कैसे करते? No, very fair point, very fair point. राहुल जी मनोत का एक विचार है कि it is an excellent initiative and जरूरत है कि हमारे सारे जैन कम्युनिटीज जो वेरियस सेक्ट्स हैं वो एक साथ मर्ज हो, एंड देन वी कैन होपफुली क्रिएट अ बिगर प्लेटफॉर्म using combined strength. I think, is this needed in the current context, or as per him it is needed in the current context? Your thoughts? Undoubtedly शेखर भाई, हम दोनों कोटक बैंक में काम करते हैं। उसके फाउंडर उदय कोटक गुजराती है। नाउ क्या हम कोटक बैंक को गुजराती कंपनी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं। क्या हम कोटक बैंक को महाराष्ट्र की कंपनी बोल सकते हैं बिकॉज ये बम्बई में पैदा हुई थी? बिल्कुल नहीं, ये पूरी भारत की कंपनी है, हर प्रांत में हर जगह पे है। अगर कोटक सिर्फ गुजराती कंपनी बन के रहता, सिर्फ बम्बई की कंपनी बन के रहता, सिर्फ महाराष्ट्र की कंपनी बन के रहता, तो क्या इनका उतना ग्रोथ पॉसिबल था जितना आज हुआ? बिल्कुल नहीं। कोटक ग्रो हुआ, बहुत अच्छी तरह ग्रो हुआ
बिकॉज उसने सबको एकजुट किया, गुजराती, नॉन गुजराती, महाराष्ट्रियन, नॉन महाराष्ट्रियन, एंड इवन इंडियन एंड नॉन इंडियन, सबको हमने साथ में लिया है ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। डाइवर्सिटी जरूरी है ग्रोथ के लिए, यूनिटी भी जरूरी है ग्रोथ के लिए। और अगर हम जैनों के सारे संघ मिल जाए, एकजुट हो जाए, तो अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा ही होगा। सो जो राहुल जी ने कहा वो सबसे सही है कि there is need for unity and there is need for diversity in the unity. Excellent. तात्या साहब एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। या तात्या साहब, ओवर टू यू। थैंक यू नीलेश भाई। हर एक प्रोफेशन, हर एक वोकेशन और हर एक ऑक्यूपेशन की एक इमेज होती है। शेयर मार्केट के बारे में माने या नहीं माने, एक इमेज है सट्टा बाजार और नॉन प्रोडक्टिव इनकम, और ये इनकम एक अच्छी इनकम में नहीं मानी जाती है, एक इमेज बन जाती है। इस विषय पर मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि अगर कोई इमेज बन जाती है और वास्तविकता उससे अलग होती है, तो उस इमेज को खत्म कर वास्तविकता को सामने लाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, और क्या ये इमेज सही है या गलत है? ये तो मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न के पूछने का कारण एक मैं छोटी सी बात से आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कुछ समय है, मैं अपने जीवन का एक अनुभव इसमें जोड़ना चाहूंगा। सन 2000 की बात है, 2000 दिसंबर की बात है। कोर्ट में छुट्टियां होने वाली थी। मेरे मामा जी का लड़का उदयपुर से आया, उसने कहा कि मैंने लॉ ज्वाइन Nilesh bhai, we seem to have lost Tatya Saab, but till that time we can cover his first question. I think he should join back in a second. So Tatya साहब ने एकदम I'm not able to hear. लेनी। उसने मुझसे कहा अगर मैं सीए कर लेता हूँ तो लॉ की प्रैक्टिस क्यों करूं? अब तो आ गया। यू गॉट इट? आवाज आ रही? अब आ रही है। मेरी से कनेक्टेड आ रही? मुझे उसने कहा अगर मैं सीए कर लेता हूँ तो मैं लॉ की प्रैक्टिस क्यों करूं? मैंने कहा क्या बात है, मैं वो बताऊंगा कि सीए करने के बाद में लॉ प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, और तूने ये क्यों कहा कि मैं अगर सीए कर लेता हूँ तो लॉ प्रैक्टिस नहीं करूं? उसने कहा लॉ में बहुत झूठ सच करना पड़ता है, बहुत गलत करना पड़ता है। ये मेरे 25 साल के बाद का मेरे प्रोफेशन के मेरे को तीसरे जनरेशन के व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिला कि मैं वकालत में हूँ, झूठ काम कर रहा हूँ, झूठे काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। तो एक परसेप्शन होता है, एक इमेज बन जाती है। तो वो मुझसे ये कहता है कि मुझे इस प्रकार का काम क्यों करूं। मैंने उसको बताया कि प्रोफेशन में क्यों आना जरूरी है, क्योंकि वकालत में जो व्यक्ति आए हैं उनके बारे में एक इमेज है कि उनको कहीं काम नहीं मिला इसलिए वकालत में आए। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि सीए करने के बाद ना हो। तो मैंने जैसे मेरे वकालत के बारे में प्रोफेशन बताया कि एक परसेप्शन, एक इमेज है। आज भी जुडिशरी के बारे में गलत फहमियों की इतना ढेर लगा हुआ है। एक व्यक्ति ने पैसे देकर किसी जज से कोई फैसला कराया होगा, उसको पता है कि उसने भारत में 1.5 करोड़ मुकदमे फैसले होते हैं, उसमें से 1.5 करोड़ बटा 1 हिस्सा सिर्फ उसका है करप्शन का, लेकिन उसके लिए वो जुडिशरी करप्ट है। एक इमेज बनती है। मैंने झारखंड में जब मीटिंग बुलाई थी तो सारे जुडिशरी ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, तो मैंने स्टार्ट ये किया कि पुलिस की इमेज एक पैसे खाते हैं, अब आप इसको गलत साबित करके बताइए, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे ही मैं ये पूछता हूँ कि सट्टा बाजार खोलना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, इसके लिए आपका क्या विजन है जो आप देना चाहिए, ताकि हमें एक हमारे इस संघ में
हमारे प्रोफेशनल्स में जो कि इससे संबंधित नहीं है, जो व्यापारी वर्ग है या जो किसी सर्विस में है, उन लोगों को एक मैसेज दे सके कि हम जो कर रहे हैं वो गलत काम नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ में एक बार मैंने नहीं, कई बार मुझे ये कहना पड़ा कि अपरिग्रह का मतलब कभी भी ये नहीं है कि सब देश को अपरिग्रह में छोड़ दो, ये मैंने कहा है। तो आपके विचार क्या? सो तात्या साहब, आपने एकदम सही बात की। दुनिया में परसेप्शन भी उतने ही मैटर करते हैं जितनी रियलिटी। हमें हमेशा कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होता है। पर आज की तारीख में सत्य को अपने विजय के लिए जूझना पड़ता है। एंड एक्चुअली अगर आप सत्यमेव जयते देखें तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अर्जुन सही साइड पे था, बट क्या उसने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा? वो युद्ध तो उसे लड़ना ही पड़ा। वैसे ही सत्य को अपने को पुरवार करने के लिए लड़ाई लड़नी जरूरी है। एंड स्पेशली आज की दुनिया में जहां पे इतना झूठ फैला रहे हैं। नाउ अमेरिका में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज वहां पे उनके जो एक रोल मॉडल है वो वॉरेन बफे है, जॉर्ज सोरोस है, जूलियन रॉबर्टसन है। ये सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा 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 के फिर चैरिटी में दे रहे हैं। वॉरेन बफे ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में अरबों बिलियन डॉलर का दान किया। जॉर्ज सोरोस भी वैसे ही चैरिटी करता रहता है। और बाकी ऐसे कई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा बना के समाज के कल्याण में लगा देते हैं। जब ये 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल चला तो धीरे धीरे उनकी इमेज बन गई। हमारे भारत में अगर स्टॉक मार्केट का देखे तो सबसे पहला हीरो आया हर्षद मेहता। उन्होंने जो इमेज बनाई वो स्टॉक मार्केट निवेशक के लिए अच्छी नहीं बनी। फिर 10 साल निकल गए, केतन पारेख आए, उनकी इमेज भी वॉरेन बफे की तरह नहीं बनी। फिर आए एंड ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सारे हर्षद मेहता, केतन पारेख है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे निमेश शाह हुए, वल्लभ भंसाली हुए, राधा कृष्ण दमानी हुए। ये लोग ने स्टॉक मार्केट से पैसा ले लेके समाज कल्याण में लगाया है। उनके दान बहुत गुप्त तरीके से होते हैं और वो वॉरेन बफे की तरह मीडिया में आके अपनी पब्लिसिटी नहीं करते कि हमने इतना खर्चा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। इनफैक्ट मैं एक किस्सा कहना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एक पर्टिकुलर एनजीओ चला रहा है एंड वो अलग ही प्रकार का एनजीओ। मैं उसके बारे में इस वक्त बात नहीं करना चाहता फॉर ऑब्वियस रीजन, बट वो पब्लिक पॉलिसी में किस तरह से सुधार किया जाए उसके लिए वो काम करता है। एंड ऑब्वियसली उसे पैसे ऐसे लोगों से चाहिए जो उसको यूज नहीं करे अपना एजेंडा पास करने में। तो उसे पैसे भी चाहिए थे और इंडिपेंडेंस भी चाहिए थी। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उसको पैसा देना चाहते थे ताकि वो उनके लिए लॉबी करे, और ये बंदा ना बोल रहा था। तो जहां से पैसे आते थे वो ले नहीं सकता और उनको ऐसे पैसे चाहिए थे जो उसे काम की फ्रीडम दे। तो वो एक बार मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के पास गया, उन्होंने पैसे दिए और बोला कि तू राधा कृष्ण के पास भी चला जा, मैं वहां से भी पैसे दिलाता। वहां पे गया, उन्होंने भी पैसे दिए। सो ये सारी चीजें बाहर नहीं आती बिकॉज ये लोग मीडिया से उतना अपीयर नहीं करते जितना लेट्स से हर्षद मेहता या केतन पारेख ने किया था। तो मेरे हिसाब से हमें हमारे रोल मॉडल वॉरेन बफे हुआ, जॉर्ज सोरोस हुआ, या जो अपनी दुनिया में एक्चुअली है, अभी राधा कृष्ण दमानी जी है, निमेश भाई है, वल्लभ भंसाली है, उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक बार किसी ने इन तीनों को देख लिया तो अपने आप उसको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। बट थोड़ा मतलब सपोर्ट इन लोगों को करना पड़ेगा कि वो लोग आके बताएं कि नहीं भाई, स्टॉक मार्केट एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और उससे आप इस तरह अचीव कर सकते हैं। दूसरा है कि मीडिया को भी मतलब सेंसेशन की जगह पे रियलिटी पे जाना पड़ेगा।
मतलब उन्हें भी ये ढांचा बदलना होगा कि हर्षद मेहता की जगह निमेश शाह सेलेबल न्यूज बने, सेंसेशनल की जगह पे रियल वर्क न्यूज बने। तो ये धीरे धीरे चेंज होगा। बट मेरे हिसाब से हमारे रोल मॉडल है निमेश भाई, वल्लभ भाई, राधा कृष्ण दमानी टाइप इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, वो ये आपने अभी शुरुआत में कहा था कि चाइना में नाइकी के बारे में जो आपने उदाहरण दिया था, और उसमें चाइना की पॉलिसी का उदाहरण दिया, चाइनीज लोगों का उदाहरण दिया कि वो बाइकआउट कर देंगे, चाइनीज गवर्नमेंट उसमें अपने कानून के अनुसार केसेस कर देंगे, WTO में नहीं जा सकते हैं। उसी के साथ से एक बात कही थी आपने कि भारत के अधिकांश लोग बाग इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो चाइना में इंग्लिश जानने वाले नहीं के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी अपनी भाषा में अगर काम करना चाहते हैं, और अगर मान लो नाइकी की तरह से लोगों को हराना चाहते हो अगर, तो आपको इंडिविजुअल नेशनल कैरेक्टर चाहिए, न कि वैश्विकों का सपोर्ट वाली सरकार है। मैं इसको ये समझाऊं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंडिविजुअल नेशनल कैरेक्टर के बगैर हम अपने दुश्मनों से नहीं लड़ सकते हैं? वैसे के वैसे इसी के संदर्भ में अभी इसी जो मैंने प्रश्न किया उसी के साथ में जोड़ता हूँ कि अगर आपकी इमेज, आपके प्रोफेशन की इमेज अगर खराब हो रही है, तो उस खराब इमेज से लड़ने के लिए आपको अस्त्र शस्त्र उठाकर जुझारू लड़ाई लड़कर आपको बकायदा युद्ध के मैदान में लड़ रहे वैसे लड़कर ही इमेज सुधारी जा सकती है। वो भी इंडिविजुअल के पर्सनल अपने कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। मैं ये समझाऊं, क्या आपका क्या कोई कमेंट अगर आए तो? बिल्कुल सही कहा तात्या साहब आपने। आज चाइनीज अंग्रेज नहीं जानते बट फिर भी ग्रो कर रहे हैं, जापानीज को भी उतनी अंग्रेजी नहीं आती बट फिर भी ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाई करके ही आप आगे जा सकते हैं। चाइना और जापान दोनों में जो ग्रोथ आई है उसके लिए लैंग्वेज से ज्यादा उनका कैरेक्टर कंट्रीब्यूट किया है। आज जब जापान में बीच में फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज हुआ था, तो एक कहानी आई थी कि सब लोग लाइन में खड़े थे और रिलीफ मटेरियल ले रहे थे, और एक बच्चा था, उसको 2 रिलीफ मटेरियल दिया गया, तो उसने बोला नहीं मुझे एक ही चाहिए, बाकी लाइन बहुत बड़ी है। तो ये जो कैरेक्टर है जापानीज का कि हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करनी है, एक सही तरीके से काम करना है, तो वो कैरेक्टर ही उनके कंट्री को ग्रो करता है। एंड भारत में मतलब हम बहुत बड़ी कंट्री है एंड अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है क्या कैरेक्टर बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जब तक हम अपनी संस्कृति के लिए गौरव नहीं ले पाएंगे तब तक हमारा उस तरीके का ग्रोथ नहीं आएगा, उस तरीके का उत्थान नहीं आएगा जितना हम चाहते हैं। ग्रोथ तो हम काम करेंगे वैसे भी होता रहेगा, बट एक है गर्व से आने वाला ग्रोथ, गौरव से आने वाला ग्रोथ, दूसरा है किसी की चापलूसी करके आने वाला ग्रोथ। तो हमें जो ग्रोथ चाहिए वो गौरवशाली ग्रोथ चाहिए, और उसके लिए हमें अपने धरोहर पे, अपनी संस्कृति पे, अपने कैरेक्टर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मतलब मैं जब स्कूल में था तात्या साहब, तो 1857 का विद्रोह किया जाता था, बलवा बोला जाता था, एंड मुझे तभी पता भी नहीं चला कि ये गलत है या सही है। बट जब मैं एक बार ट्रफालगर स्क्वायर लंदन गया था घूमने के लिए, एंड मतलब स्कूल से 20-30 साल हो गए थे तब गया था, तो वहां पे एक मेजर जनरल हेनरी, नाम भूल रहा हूँ, हेनरी हॉलोक्सन शायद है, उनका पुतला है, और वहां पे उसने लिखा है कि द पर्सन हु फॉट इन इंडिया ड्यूरिंग 1857 कैंपेन इन इंडिया। मतलब आप देखिए, अंग्रेजी जनरल जो 1857 की लड़ाई लड़ा, उसको ऑनर करने के लिए ट्रफालगर स्क्वायर में कैंपेन इन इंडिया लगते, उसको वो लोग भी बोलते हैं विद्रोह या बलवा नहीं बोलते, म्यूटिनी नहीं बोलते। और हम लोग अपने इतिहास की किताब में आज भी म्यूटिनी चला रहे हैं। मतलब
ये जो चीज है कि 1857 हमारी पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, हम उसे म्यूटिनी क्यों कहें, जबकि अंग्रेज खुद उसे कैंपेन कह रहा है। तो बस यही है कि जब तक हम अपने इतिहास के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी वैल्यूज के ऊपर गर्व नहीं अनुभवेंगे, तब तक ग्रोथ गौरवशाली नहीं होगा। Yeah, I think I have got a question from Renu ji, Renu Chodia, that please help us with your views. What should be our bhav when we involve in our occupation, and ethical planning of tax guidelines के लिए, I think your views. सो टैक्सेशन साइड के ऊपर कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं ब्लैक में निवेश कर दूं, ब्लैक में पैसा रख दूं, तो मेरे को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और इनकम बढ़ती रहेगी। एक, जब आप ब्लैक में पैसा रखते हैं तो वो ज्यादातर कैश में या सोने में या रियल एस्टेट में पड़ा रहेगा। नाउ एक अलग से एग्जांपल देता हूँ शेखर भाई, ताकि समझ पड़े। भारत में पिछले 21 सालों में हमने तकरीबन 373 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया है, एंड दिस इज नेट ऑफ ज्वेलरी एक्सपोर्ट। अब गोल्ड स्मगलिंग और जो मिडिल ईस्ट से आते हुए लोग ज्वेलरी पहन के ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं, उसको काउंट करो तो ये मोटा मोटा 500 बिलियन डॉलर है, एंड शायद आज उसकी मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन या 1.25 ट्रिलियन भी हो गई होगी। अगर ये 500 बिलियन डॉलर भारत से बाहर नहीं जाते सोने की आयात में, तो वो यहीं पे रहते, कहीं बैंक डिपॉजिट्स बनते, कहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बनते, कहीं पे इंश्योरेंस पॉलिसी बनते, बट वो भारत में रहते। उस पैसों से हमने जाके टाटा बिरला, अंबानी, अडानी को पैसा दिया होता, उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई होती, ग्रोथ हुआ होता, और जो इकोनॉमी है वो आज हम 2.7 2.8 ट्रिलियन की बोल रहे हैं, वो शायद 5 ट्रिलियन डॉलर होती। सिर्फ 21 सालों में हमने प्रोबेबली आधे से ज्यादा इंडिया खो दिया। नाउ आप कल इंडिविजुअली सोचते हैं कि यार मैंने तो अपना टैक्स बचा लिया, बट आपको पता नहीं है कि आपकी ये गलती की वजह से आधा भारत हमने खो दिया है। आज अगर हम यहाँ पे बोले कि आप जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को देके सेटलमेंट कर दो, अरुणाचल प्रदेश चाइना को देके सेटलमेंट कर दे, तो लोग हमें गद्दार कहेंगे। बट हम लोग ने मिलके आधे से ज्यादा भारत खो दिया है, कोई ये नहीं कहता कि आप लोग गद्दार। सो आप जब डिसीजन लेते हैं तो उसके रेमिफिकेशंस कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। जो कर्म का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो हमें कुछ इस तरह वापस आती है। आज भारत की जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, वो एशिया से ज्यादा अफ्रीकन देशों से मिलती जुलती है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारी टैक्स कंप्लायंस भी अफ्रीकन देशों से मिलती जुलती है। हमें जापान का स्टैंडर्ड चाहिए और टैक्स कंप्लायंस अफ्रीका चाहिए, वो तो मिलेगा ही नहीं। एंड वो बिरबल की कहानी आपको मालूम है, जब अकबर ने बोला कि सब लोग आके एक लोटा दूध ये हौज में डाले, रात के अंधेरे में सबने पानी ही डाला, तो इवेंचुअली सबको पानी मिला। सो मैं ये सोचूं कि मेरा नेबर टैक्स भरना चालू कर देगा और मैं नहीं भरूंगा, तो ये नहीं चलता है। हौज में सारे लोग पानी डालेंगे, दूध कभी नहीं बनेगा। सो आप अपना टैक्स ढंग से भरिए, आपके आसपास के लोगों को टैक्स ढंग से भरवाइए, और जितना नुकसान आपको टैक्स भरने में जाता है, उतना आप उसको सही तरीके से निवेश करके बना दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे कैश में इनकम होती है, बट फिर वो कैश को वैसे ही पड़े रहने देते हैं, या जाके फिर डायमंड खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं। अब ये सारी चीजें वैल्यू में अप्रिशिएट हो नहीं हो क्या पता, कितनी अप्रिशिएट हो किसी को नहीं पता, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो बेहतर है कि मैं टैक्स भर दूं और जो पैसा बचा उसको सही तरीके से निवेश करूं, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होगी, उसका मुझे फायदा मिलेगा, और मेरा रिटर्न नॉन टैक्स कंप्लायंट बेस से ज्यादा ही बनेगा। और उस पूरे प्रोसेस में सत्य और अहिंसा का भाव ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू कम टू द 5 एथोस, it is satya, it is ahimsa and asteya. So I think asteya and satya comes in.
We have got a couple of more questions. I think Amitabh Hirawat पूछते हैं, isn't it a high time we seriously work on a good-sized venture fund which can ensure growth of talent from the community, automatically ensure ethical investment, would not fall in speculative activity, and ensure intellectual growth in the community? एब्सोल्युटली अमिताभ भाई, आपने सही मुद्दे की बात की है। साधर्मिक भक्ति हमारे संसार, हमारे शास्त्रों में कही गई है ना। साधर्मिक भक्ति एक है कि आप किसी के लिए किसी को मदद कर दे, एक है कि आप समूह जमणवार कर दे। बट आज जो साधर्मिक भक्ति की जरूरत है वो यही है कि हम एक वेंचर कैपिटल फंड बनाए, इसमें से जैन युवकों को, जैन बिजनेसमैन को सपोर्ट करें और उन्हें गाइड करे, कोच करे, डायरेक्ट करे कि वो आगे जाके बड़े बिजनेसमैन बन पाए। Thank you. Rahul Ji Munot का मानना है, with growing interest of our new generation who have got strong background in technology, they are developing new startups. And our HNI is to set up a Jain Angel Investor or Venture Capital Fund, which will be, of course, used to fund on merit these new startups. And that is the way I think we can grow our part. आपने जो बताया था, I think वही same चीज उन्होंने कही है. So eligibility शेखर भाई जैन होने की है, बट मेरिट तो मेरिट ही है। ऐसा Correct. नहीं है कि आपको पैसा जैन है इसलिए देना है, पैसा आपको इसलिए देना है कि वो जैन है और वो अच्छा बिजनेस प्रपोजल भी। और हम ये मानते हैं कि एटलीस्ट उनको बिजनेस की समझ ज्यादा अच्छी है, इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है। अगर वो सही डायरेक्शन में सोचे करें तो इन्वेस्टमेंट उनको शायद मिल जाएंगे। यस। प्रकाश जी खेमेसर का कहना है कि जी सर, मैं जानना चाहूंगा, ज्यादा मेरे को समझ नहीं है इन्वेस्टमेंट की, बट मेरे को ये पता लगे कि कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या इसकी जानकारी मिल सकती है? वो अपने में कहावत है कि पाघड़ी नो वर छेड़े। पूरी जो आपकी पगड़ी होती है उसको अल्टीमेटली तो कंट्रोल वो एंड ही करता है जहां पे उसको टाइप किया जाता है। तो प्रकाश भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सारे संसार का रहस्य आ जाता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कब बेचना और कब लेना तो फिर मेरे को और किसी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। बट ये दो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। यहाँ x+y=z हो वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे x+y a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है। सो तीन चीजें जरूरी है एक अच्छे निवेशक बनने के लिए। एक है कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। Don't wait for market to bottom and then put money, or don't wait for market to top out and then take out money. Please be regular investor no matter where market is. Number 2, please follow long-term investment. आज पैसा डाला कल कितना बढ़ा वो मत देखिए। आप एक उद्देश्य निवेश कर रहे हैं, उसको समय दीजिए। समय सारी गलतियों को सुधार सकता है। और तीसरी चीज है डिसिप्लिन रहिए। आज इक्विटी मार्केट चल गई उसमें इक्विटी में डाल दे, कल क्रिप्टो चल गया इसलिए क्रिप्टो में डाल दे, परसों रियल एस्टेट चल गया इसलिए रियल एस्टेट में डाल दे, उसके बाद गोल्ड चल गया गोल्ड में डाल दे। ऐसा नहीं चलता। आपको एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करके चलाना है। और जब मार्केट सस्ता हो तब खरीदना है, जब मार्केट महंगा हो तब बेचना है। अब सस्ता मार्केट ये नहीं कि आपने मार्च 20 में 7,500 निफ्टी पे ही खरीदा था। सस्ता में खरीदना मतलब आपने 10,000 निफ्टी पे खरीदा, 9,000 पे खरीदा, 8,000 पे खरीदा और 7,500 पे भी खरीदा। अगर आपने 7,500 मिस कर दिया, 7,000 की राह देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 10,000, 9,000 और 8,000 पे जो खरीदा उस पे आज पैसा बन रहा है। टॉप पे बेचना मतलब ये नहीं कि आपने 16,000 निफ्टी पे बेचा। इसका मतलब है कि आपने 14.5 पे भी बेचा, 15.5 पे भी बेचा और 16.5 पे भी बेचेंगे। सो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। प्योर टॉप एंड बॉटम कैप्चर करना किसी के हाथ में नहीं है। एंड ये डिसिप्लिन जो आप फॉलो करोगे along with regular investment and long term investment, that is more than sufficient.
और आई थिंक आई वुड ओनली लाइक टू ऐड कि आप जब फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तब 1 साल के अंदर 6% मिलता है, उससे खुश रहते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इच्छा होती है कि शायद महीने में मुझे 6% मिल जाए। तो जिंदगी में जहाँ आई थिंक वी हैव टू कंट्रोल आवर थॉट्स एज वेल, कि अगर आपका स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट अगर 12% रिटर्न दे 6 की जगह, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू स्टे लॉन्ग टर्म एंड मूव फॉरवर्ड। मोना जी कोठारी का एक कहना है कि शेखर भाई, किसी ने मेरे को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा था कि लोभ और लाभ इसमें सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, बट वो एक मात्रा आपको जमीन से आसमान पे ला सकती है। बराबर, बिल्कुल बराबर, एंड उल्टा भी। मोना जी कोठारी का आई थिंक पॉइंट आपने हालांकि कवर किया था कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स होता है वो कई बार टैनरीज में जाता है, हैचरीज में जाता है, लेदर प्रोडक्ट्स में जाता है। इसका आपका एडवाइस कैसे है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट उसमें हिंसा ना हो? तो मोना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो हम जैन धर्म के परंपरा है, नियम है, उस तरह का निवेश नहीं करते, जबकि भारत के टॉप नॉच CIO CEOs अगर देखें तो वो काफी लोग जैन हैं। नवनीत मुनोत HDFC म्यूचुअल फंड में, प्रशांत भाई HDFC म्यूचुअल फंड में, मैं कोटक म्यूचुअल फंड में। बट जैन होने के बावजूद हम लोग आज भी सिर्फ जैन परंपरा के अनुसार निवेश करें वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एक कारण ये है कि जैनों ने आके कभी ये डिमांड नहीं की है कि भाई हमें जैन परंपरा वाला फंड चाहिए। जिस दिन ये डिमांड आ जाएगी, अपने आप हम लोग ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। आज हर रेस्टोरेंट में जैन खाना अवेलेबल है, बिकॉज हम लोग जाके मांगते हैं। कल हर म्यूचुअल फंड में रेस्टोरेंट की तरह जैन फंड अवेलेबल होगा अगर हम लोग मांगना चालू करें। Fair point. And I think we are running out of time. Only I think last 2 minutes. नयन कोशिया जी का कहना है कि how do you ensure to keep basic checks in place, whether it is ESG, IPO, other things जो भी कहा जाता है, उसको हम चेक कैसे करें? ऐसा ना हो कि हम मानते हैं कि जैन फंड में जा रहा है और एक्चुअली it happens the other way around. So शेखर भाई, अभी रेगुलेशंस काफी टाइट है और हमने देखा है कि अब रेगुलेटर गलती की सजा सिर्फ कंपनी को नहीं देता, एम्प्लॉय को भी देता है। तो आज मैं 100 बार सोचूंगा कि मैं बोलूं कुछ और करूं कुछ। 99.99% और इवन 100% I will attempt to deliver exactly as per what I have promised. Now हम लोग ESG के प्रोपोनेंट है, क्या आज मतलब बहुत सारे पेपर्स लिखते भी है कि ESG एक फैड है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, बट परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। आज मैं अगर किसी कंपनी में जाके उसे एनवायरनमेंट के लिए बात करूं तो पहले तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए कि मैं उससे साथ बात कर सकूं, नहीं तो वो मुझे गुमराह कर देगा। सो हम लोगों ने कोटक म्यूचुअल फंड में क्लाइमेट एक्शन 100 करके ग्रुप ज्वाइन किया है, जहाँ पे विश्व के बड़े बड़े निवेशक टॉप 100 पोल्यूटिंग कंपनीज के साथ एंगेज होते हैं। इंडिया में ऐसी 6 कंपनीज है जिनके साथ ये लोग एंगेज होते हैं, हम उनके साथ अटैच हो गए। अब वो जाके जब इन कंपनी से बात करेंगे और उन्हें सोल्यूशन देंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हम उसमें से सीख पाएंगे। वही नॉलेज हम बाकी की कंपनीज पे करेंगे। आज सोशल स्टैंडर्ड के ऊपर हमें उतना नॉलेज नहीं है, एंड सी वर्ल्ड इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एक अगेन शेखर भाई किस्सा कहूंगा, मैं एक कंपनी में गया था और हम लोग ESG के ऊपर बात कर रहे थे। तो बात करते करते सोशल स्टैंडर्ड पे पहुंची, एंड मैंने कहा कि चाइल्ड लेबर आपकी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए, दैट इज बैड फ्रॉम अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पे उसने रोक के बोला कि मेरे चाय पिएगा क्या? तो मैं बोला हाँ चलो चाय पी लेते। बोलता है ऑफिस में डिप डिप वाली चाय आती है, फैक्ट्री के गेट पे जाके पीते हैं, टपरी की चाय पिलाता हूँ आज। सो हम लोग गेट के बाहर गए। गेट के बाहर सामने की साइड पे एक टपरी थी और वहां पे छोटू काम कर रहा था, और हम उसके पास गए। तो छोटू आया ऑर्डर लेने के लिए। मुझे बोला कि तू ये छोटी से पूछ कि नौकरी क्यों कर रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा।
मैं पूछ लिया छोटू को, शायद 12-13 साल का लड़का होता, तो बेटा पढ़ाई की जगह पे नौकरी क्यों करता है? इसे नहीं, मैं अपने मतलब जो छोटे भाई बहन है उनका ध्यान रख रहा हूँ, मेरे मदर फादर है नहीं, तो नाउ आई एम पेरेंट फॉर देम, तो मैं काम कर रहा हूँ। नाउ ग्लोबल चाइल्ड लेबर स्टैंडर्ड्स इफ वी अप्लाई इन इंडिया, तो छोटू की नौकरी चली जाएगी और उसके नीचे जो भाई बहन है वो लोग बेहाल हो जाएंगे। तो हमें सोशल स्टैंडर्ड्स अपने रूल से अप्लाई करना है। एंड ये जो कंपनी का डायलेमा था सही था। एंड ये कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है, वो उस छोटू को अपनी फैक्ट्री की गेट में आता हुआ नहीं देख सकते, बिकॉज अगर किसी ने फोटो क्लिक करके भेज दिया कि इस कंपनी के अंदर छोटू चाइल्ड लेबर है, तो उसके सारे सप्लायर इससे माल लेना बंद कर देंगे। एट द सेम टाइम उसको ये छोटू को नौकरी भी देखे रखना है, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के सामने की साइड के ऊपर उसके लिए टपरी बना के दी है, वो वहां पे काम कर रहा है। सो ये बहुत ही नैतिक डायलेमा है कि कौन सा सोशल स्टैंडर्ड अप्लाई करे, कौन सा नहीं करे। एंड हमें परिस्थिति के अनुसार से ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें हम अकाउंट करते हैं अपने रेगुलेटर्स के सामने। एंड ये एक मतलब अश्योरेंस में दे सकता हूँ कि अक्रॉस मोस्ट म्यूचुअल फंड्स यू विल नॉट फाइंड कि ये लोग ने बोला कुछ और किया कुछ। Whatever they will do will be transparently available to you. Yeah. I think last this thing. What is investment as dharmic way is what Vijay ji Nahar पूछ रहे हैं, और रेनू जी एक लास्ट कमेंट बोलती हैं कि how much is enough. तो जिंदगी में अभी बहुत हो गया, या I think how much is enough. Your thoughts on both the things, investment as a dharmic way. So how much is enough? Let me first state that is individual decision. किसी के लिए 1 करोड़ इनफ है, किसी के लिए 10 करोड़ इनफ है, किसी के लिए 100 करोड़ इनफ है, किसी के लिए 1000 करोड़ इनफ है। इट डजंट मैटर। जितनी डैम की क्षमता होगी उतना वो पानी संग्रह करेगा, पर जो एक्सेस वाटर है उसको वो ओवरफ्लो करके दे देता है। ये नेचर का नियम। हमें भी कुछ उसी तरह करना पड़ेगा कि मेरी जितनी जरूरत है उतना पैसा रख के फिर मैं ओवरफ्लो करता हूँ। आज अभी हारून ने एक रिसर्च निकाली है जिसमें सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टाटा फैमिली आती है। जमशेदजी टाटा इज द बिगेस्ट फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस सेंचुरी। ना उन्होंने अपनी जितनी जरूरत थी उतना पैसा रखा, बाकी ओवरफ्लो करके समाज कल्याण में लगा दिया। हमारे वहां पे बच्चन गार्डी जी ने भी वही एग्जाम्पल सेट किया है। ऐसा ही एग्जाम्पल पुराने जमाने में भामाशाह ने सेट किया था कि अपनी जरूरत जितना उन्होंने रखा होगा और बाकी पूरा ओवरफ्लो कर दिया। सो डैम छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, बट एक बार आपकी जरूरत मिल जाए उसके बाद ओवरफ्लो कर दीजिए। एक मतलब कहावत है कि पूत कपूत तो धन संचय क्यों, और पूत सपूत तो धन संचय क्यों। अगर आपने ज्यादा पैसा अपने बच्चों को दिया तो हो सकता है कि वो बिगड़ जाएंगे और वो पैसों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। There is also a proverb which says that the first generation earns, second generation enjoys, and third generation destroys. तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से संग्रह करिए और बाकी का ओवरफ्लो कर दीजिए। नाउ इन्वेस्टमेंट धार्मिक वे, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे पहले लेक्चर को देखें तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे धर्म में जो सिखाया गया है वही मार्केट में चलता है। अच्छे कर्म करो, अच्छी कंपनीज में निवेश करो, अपरिग्रह रखो, अपने निवेश के साथ अटैच मत हो जाओ, डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशंस लो। तो ये जो सारी चीजें सिंपल चीजें हैं उसी को फॉलो करनी है। एंड मेरे हिसाब से अल्टीमेटली कर्म थियरी काम आती है। अच्छे इंटेंशन से किया हुआ काम कभी गलत नहीं होता। अच्छी कंपनी में निवेश किया हुआ पैसा कभी गलत नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो आपको रिटर्न जरूर देके जाएगा। Well, I totally agree with Nilesh bhai, and thank you very much
और अभी मेरे को याद आ रहा है कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि राइट नॉलेज इज द की एंड द ट्रुथ इज मल्टीफेसेटेड, सो विच मीन्स Yes. देयर इज नो सिंगल ट्रुथ, एंड आप अपने आंख और कान हमेशा खुले रखिए, जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग, एंड देन इन्वेस्टमेंट शुड बी लाइक वंस डाइट, कि जैसे बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए होता है, आई गेस वैसे ही इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाइड या पोर्टफोलियो अप्रोच करनी होती है। थैंक यू वेरी मच। सभी से बहुत बहुत क्षमा की, मैं थोड़ा सा ओवरस्टेप कर गया। प्रकाश जी साहब, आई थिंक लास्ट 2 minutes फ्रॉम योर साइड बिफोर वी क्लोज। Thank you, Nilesh bhai. Thank you very much, Shekhar ji, for giving this last 2 minutes also to me after this so long a session. But definitely this session is a very, very useful session for the reason that a large number of questions have been put by the participants. This shows the deep interest shown by our participants, and that quality of question which have been placed before the Nilesh bhai for answer, that also reflects that our persons are very sensitive. They understand what they want to ask, and they can convey to the persons who is giving answer in right way that what they want from the person who is giving answer. मैं आज आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और इस जो आज का 1 साल पूरा होने के कारण से जो हमारे सारे जितने भी जिनके मैंने नाम पहले बोल दिए हैं, उन सब मेरे फैकल्टीज जो आए हैं, उन सबका हम रत्न संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्री नीलेश भाई का दूसरी बार आना हमारे लिए बहुत ही लाभ का कार्य रहा है, और श्री शेखर भंडारी के व्यक्तिगत जो एफर्ट्स हैं, जो कंसेप्ट्स जो इन्होंने डेवलप किए हैं, जिस प्रकार से टॉपिक का सिलेक्शन किया, जिस प्रकार के फैकल्टी का सिलेक्शन किया है, जिस प्रकार से फैकल्टीज को परसुएड करके लाए हैं, ये शो करता है कि पर्सनैलिटी के पर्सनल रिलेशंस और पर्सनल की पर्सनैलिटी का कितना फर्क होता है। ये एक प्रकार का हमारा संघ का एक कार्यक्रम जिस प्रकार का हुआ, उसके लिए संघ निश्चित रूप से श्री शेखर भंडारी जी और उनके पूरी टीम का बहुत आभार प्रकट करता है। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा, एक कंसेप्ट जो मैंने विशेष रूप से ऑब्जर्व किया था कि हमें हमारे कुछ प्रोफेशंस के बारे में कुछ गलतफहमी हो जाती है, कुछ परसेप्शन हो जाते हैं, कुछ इमेज बन जाती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाती है, उसको तोड़ने के लिए जो हमारे एक खुद में एक विल पावर होनी चाहिए, एक खुद का कैरेक्टर होना चाहिए, और ये प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मार्ग है, वो है धर्म का मार्ग। आज जैन धर्म ने कभी भी ये नहीं कहा कि सर्वस्व त्याग, अपरिग्रह कहा, कभी भी ये नहीं कहा है कि जब आपको एक प्रकार का परिग्रह अपरिग्रह इस प्रकार का किए जाए कि आप अपने घर परिवार को भी त्याग देवें, उनकी आवश्यकताओं को त्याग देवें, आप समाज की आवश्यकताओं को त्याग दें, आप राज्य की आवश्यकताओं को त्याग दें, आप देश की आवश्यकताओं को त्याग दें। जैसे कि अभी नीलेश भाई ने अपन को कहा है कि अगर कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, तो जैसा अभी आपने लास्ट में कहा कि चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड लेबर हो चाहे ओल्ड एज पर्सन की प्रॉब्लम हो, दोनों है सोशल सिक्योरिटी का अभाव। और सोशल सिक्योरिटी का अभाव क्यों है? क्योंकि इस कारण से कि हमारे संस्कारों में कहीं कहीं डेंट आ रही है। हमारे संस्कारों में डेंट आने के कारण से जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तब हमारे को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारे संस्कार पे डेंट आ सकती है, तो हम किसी प्रोफेसर को बदनाम अच्छा कर सकते हैं। शेयर मार्केट को सट्टा बाजार का विषय मैंने इसलिए उठाया था विशेष रूप से जानकर कि क्योंकि जब अगर इस विषय में बात होती है, तो हमारे जैन समाज जो कि सब्सटेंशियली बिजनेसमैन है, सब्सटेंशियली इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर सेक्टर में जो आगे बढ़ चुके हैं, उनके मन में भी एक बात आती है शेयर मार्केट के बारे में। हमें इस कंसेप्ट को देखना है कि सही तरीके से सही वर्क काम करके सही प्रकार की एक इकोनॉमिक व्यवस्था को डेवलप करने के लिए, नेशन के लिए शेयर मार्केट भी एक आवश्यक चीज है। और शेयर मार्केट में निवेश में जो सट्टाबाजारी या जो कुछ गलत काम होता है, वो उसका काम नहीं है। ये जो काम होता है वो काम नहीं, बल्कि नेशनल ग्रोथ के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। इस इमेज को आगे लाने के लिए भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रकार से किसी भी प्रोफेशन को अछूत बनाकर सिर्फ उन गलत व्यक्तियों के हाथ में देना, ये अपनी खुद की गलती का दोष दूसरों के ऊपर डालकर हम हमारी व्यवस्थाओं को बर्बाद करने के लिए तक आगे पहुंच सकते हैं। ये सारे जो संदेश आज के मिले हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए एक सोर्स जो रहे हैं, जो फाउंटेन हेड ऑफ दिस नॉलेज रहे हैं, उस नीलेश भाई साहब जो रहे हैं, मैं उनका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत आभारी हूँ।
इस वेबिनार में जिन पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है, जिन्होंने ऑडियंस है, उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें रुचि लेकर इस प्रकार का ऑडियंस ने इस प्रकार का इसको सुना है। हमारे एक्टिव मेंबर्स जिन्होंने इसमें प्रश्न पूछे, उन सबका अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी सेवक संघ की बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोरोना का ये काल समाप्त होता है, उस समय उसके पश्चात हमारा फिजिकल जो कॉन्फ्रेंसेस होगी, उस कॉन्फ्रेंसेस में हमें इन फैकल्टीज का पूरा सहयोग मिलेगा और हमें हमारे आचार्य श्री के पास में, हमारे संत सत्योजी के पास में धर्म के गूढ़ रहस्य तक जो है जानने के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा कोई भी काम अछूत नहीं है अगर वो धार्मिक भावना से किया जाए। ये संदेश किस प्रकार से हर प्रोफेशन के लिए होगा, ये हम आप तक पहुंचाने की चेष्टा करें, ये रत्न संघ का उद्देश्य रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।